हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और इस बार जो हमारा विषय रहेगा वो साइंस का टॉपिक रहेगा, जिसमें हम लाइट, साउंड यानी कि प्रकाश और ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूं आप अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। अगर आपको किसी और मटेरियल की या किसी फर्दर चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे बता सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर 8684990825 है। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले पेपर सेट की ओर। पेन कॉपी लेके बैठ जाइए, इस वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमारी कम्युनिटी बड़ी हो और जो मैं एफर्ट्स आप लोगों के लिए लगा रहा हूँ उसका एक रिजल्ट आए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखेंगे तभी उसका रिजल्ट आ पाएगा और मैं उतना ही ज़्यादा अच्छे से कंटेंट बना पाऊंगा। मैं चाहता हूँ आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आना। अभी अग्निवीर की प्लेलिस्ट के बाद एक तैयार करेंगे दिल्ली पुलिस की प्लेलिस्ट, और फिर फर्दर और हम आगे और सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेलिस्ट तैयार कर देंगे। और मैथ्स की बुक भी आप लोगों की ऑलमोस्ट तैयार होने वाली है। 3 से 4 दिन के बाद मैं आप लोगों को 1000 क्वेश्चंस दूंगा मैथ्स की, जैसे सेम जीएस की हमने तैयार की थी ई बुक, वैसे ही मैथ की एक ई बुक तैयार हो गई है। अगर आप उन 1000 क्वेश्चन से निकल गए तो आपका मैथ्स उससे बाहर कुछ भी नहीं है। चलिए फिर तैयार हो जाइए, तैयार हैं हम सब। क्वेश्चन नंबर 501 से स्टार्ट करते हैं। प्रकाश की गति, हमारा फोकस है क्वेश्चन नंबर 501 प्रकाश की गति पर। तो देखिए, प्रकाश की गति में साथ में आज इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ाऊंगा ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना आए। तो प्रकाश की गति का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है बच्चों? ये होती है 3 गुना 10 की शक्ति 8, 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। और अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपका आ जाता है किलोमीटर में, तो आप इसको कर देंगे 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड। प्रकाश की गति किलोमीटर में इतनी है और प्रकाश की गति मीटर में है 3 गुना 10 की शक्ति 8 यानी 3 × 10⁻⁻ मीटर पर सेकंड। पूरी क्लास का जो मीडियम रहेगा वो इंग्लिश रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिक्स करके मैं आपको बताता चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 502, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? ध्वनि यानी साउंड। तो जो साउंड है प्यारे बच्चों, उसे चाहिए सॉलिड चीज में साउंड की स्पीड मैक्सिमम होगी, और जैसे जैसे डेंसिटी यानी कि घनत्व घटता जाएगा उसकी स्पीड की जो साउंड की जो स्पीड है वो भी क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। तो यहाँ इसका आंसर बनेगा ठोस। किस में ध्वनि नहीं चलती बच्चों? निर्वात। यहाँ गति नहीं होती, यहाँ पर इसकी गति आप लिख सकते हैं 0 हो जाएगी, 0 मीटर प्रति सेकंड। या फिर देखिए कई बार हम ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। एक क्वेश्चन आरबीजीडी में आ भी चुका है जिसमें पूछा गया था कि ध्वनि की गति किस में मापी जाती है, और बच्चों को इतना याद कर रखा था कि उन्होंने इस चीज को फोकस ही नहीं किया। वो ध्वनि की गति पे भी डेसिबल लगाए। देखिए गति किसी भी चीज की मापेंगे, गति मींस वेलोसिटी। अगर आप किसी भी चीज की मापेंगे तो मीटर पर सेकंड में ही मापी जाएगी, उसको मेजर किया जाता है मीटर पर सेकंड में। तो सबसे इसका आंसर बनेगा 502 ठोस। निर्वात में गति नहीं चल पाएगी और वहां पर ध्वनि जो है वो 0 हो जाएगी। निर्वात में ध्वनि की गति 0 होती है, वहां वो नहीं चलती। 503 पे आ जाते हैं हम। 503 न्यूटन के पहला नियम किससे संबंधित है? तो जो न्यूटन का पहला नियम संबंधित है प्यारे बच्चों वो है जड़त्व यानी कि इनर्शिया। न्यूटन का ये जो नियम है कितने हैं टोटल बच्चों? ये 3 नियम हैं जिन्हें हम लॉज ऑफ मोशन कहते हैं, यानी कि गति के नियम कहते हैं। और जो पहला नियम है वो जड़त्व का नियम है। तीसरा जो नियम है इसका, तीसरा नियम, उसे कहते हैं हम टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ये इसका तीसरा नियम है प्यारे बच्चों। तो न्यूटन की गति के 3 नियम है, ये क्वेश्चन हमारे याद हो गया है। पहला नियम जड़त्व का नियम, इनर्शिया का नियम कहलाता है, और तीसरा नियम कहलाता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अगला क्वेश्चन है बल का एसआई मात्रक। अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं और वो है बल का एसआई मात्रक। तो जो बल का एसआई मात्रक होता है, एसआई और सीजीएस दोनों याद करने पड़ते हैं। आजकल पेपरों में दोनों के दोनों पूछे जाते हैं, चाहे एसआई आ जाए चाहे सीजीएस आए, हमें तो दोनों याद होने चाहिए।
तो बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। जूल किसका है, ये वैसे अगला क्वेश्चन भी है, मैं यहां भी लिख देता हूं, कार्य का। वोट किसका है, शक्ति का। पास्कल किसका है, दाब का, प्रेशर का। तो बल यानी होता है बच्चों फोर्स। बल का मतलब होता है फोर्स, और इसको हम किस में मापते हैं, न्यूटन में। और अगर इसकी सीजीएस यूनिट आ गई, छोटी यूनिट होती है सीजीएस, तो आप कहेंगे डाइन में। बल की सीजीएस यूनिट डाइन, एसआई मात्रक न्यूटन। कुछ नहीं लिखा है तो ऑटोमेटिकली वो क्या है, एसआई मात्रक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कार्य का एसआई मात्रक। कार्य का एसआई मात्रक मैंने ऊपर लिख दिया था जूल, तो दोबारा इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं। कार्य का एसआई मात्रक है जूल। 505 का आंसर बन जाएगा ए। ऊर्जा और कार्य का मात्रक एक ही होता है। ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। 506 का भी क्या है, ए है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन शक्ति के बारे में पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है शक्ति। शक्ति के एसआई मात्रक हमसे पूछा गया कि भाई शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो शक्ति का एसआई मात्रक होता है वॉट। शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, वॉट। शक्ति क्या है, पावर। याद रखना ये क्या है प्यारे बच्चों, पावर को शक्ति कहते हैं। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है कि एक हॉर्स पावर यानी एक अश्व शक्ति में कितने वोट होते हैं, तो आप कहेंगे 746 वोट। कितने होते हैं, 746 वोट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर को ही हम शक्ति कहते हैं, पावर। और एक एचपी में, हॉर्स पावर में 746 वोट होते हैं। अगला है इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का मात्रक क्या है। विद्युत धारा किस में मापी जाती है, एम्पियर में मापी जाती है। विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट को हम मेजर करते हैं एम्पियर में। और इसको मापने वाला जो यंत्र है प्यारे बच्चों, वो भी मिलता जुलता ही है, एमोमीटर। एमोमीटर जो है वो इसको मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। ये वो डिवाइस है जिससे करंट को मेजर किया जाता है। ठीक है, तो करंट को मेजर किया जाता है एमोमीटर से। करंट का एसआई मात्रक क्या है, एम्पियर है। अच्छा, एक गैल्वेनोमीटर भी होता है, उससे भी करंट को मेजर किया जाता है, गैल्वेनोमीटर। अगर वो लिखाता है तो हम करंट से भी उसको रिलेट कर देंगे, गैल्वेनोमीटर। अगला क्वेश्चन है वोल्टेज का एसआई मात्रक। वोल्टेज का एसआई मात्रक क्या है, ये तो विद्युत धारा का हो गया। अगला हमें देखना है वोल्टेज का एसआई मात्रक क्या है। तो वोल्टेज जो होती है यानी कि वोल्ट होता है, उसको हम मेजर करते हैं क्वेश्चन नंबर 509 में। उसको हम मेजर करते हैं वोल्ट से ही, लेकिन नाम में ही है वैसे ही, उसको मेजर किया जाता है वोल्ट से। 509 का आंसर है ए। और एम्पियर अभी हम पढ़ चुके हैं, ओम अभी अगले क्वेश्चन में आ जाएगा, जूल हम पढ़ चुके हैं कार्य का। तो 509 का ए है वोल्ट। एक क्वेश्चन पक्का आएगा असाइनमेंट से, एक क्वेश्चन हमारे इसमें आर्मी के पेपर में कंफर्म हो जाएगा। और मैं आपको आज एक मैथ का एक इमेज क्रिएट करके दूंगा, उस इमेज को आप याद कर लीजिए। आपका मैथ का भी एक क्वेश्चन हम पक्का करवा देंगे आज ही। 101% वो क्वेश्चन वहां से जरूर आता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 510 प्रतिरोध। प्रतिरोध होता है रेजिस्टेंस। प्रतिरोध होता है रेजिस्टेंस। साथ में मैं इंग्लिश मीडियम में इसलिए बता रहा हूँ ताकि दोनों लैंग्वेज के बच्चों के लिए इजी हो जाए। तो प्रतिरोध का सही मात्रक क्या, तो प्रतिरोध मापा जाता है ओम में। और ध्यान रखना ओम यानी कि ओम लो बहुत आता है अपने पेपर में कि ओम का नियम क्या है, ओम लो क्या है। तो वो होता है प्यारे बच्चों V = IR। V = IR। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, I क्या है, करंट है, और R क्या है, रेजिस्टेंस है। 510 का C। नेक्स्ट है 511 511 ध्वनि की गति। अगला क्या है, ध्वनि की गति वायु में लगभग कितनी होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ध्वनि की गति वायु में लगभग कितनी होती है। तो ध्वनि की गति जो वायु में है वो लगभग कितनी है, 340। 511 का 340। 332 के आसपास भी आ सकता है, वो भी करेक्ट ऑप्शन है। और जैसे जैसे गति जैसे जैसे घनत्व डेंसिटी बढ़ती जाएगी तो ध्वनि की गति भी जो है वो भी बढ़ती जाएगी। 511 का आ जाएगा ए, 340 मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन किस नियम का पालन करता है। पहले तो ये परावर्तन होता है क्या, परावर्तन होता है टकरा के वापिस आना, रिफ्लेक्शन। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको, रिफ्लेक्शन।
तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, प्रकाश का परावर्तन किस नियम का पालन करता है? परावर्तन का पालन करता है। और ये नियम कितने हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो आप कहेंगे ये 2 नियम। प्रकाश के परावर्तन के कुल कितने नियम हैं? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कितने हैं? तो आप कहेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। अगला है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है? उत्तल दर्पण होता है कन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण होता है कन्वेक्स मिरर। तो हमें देखना है कन्वेक्स मिरर से थोड़ा थोड़ा ध्यान तो कुछ आ ही गया होगा आपको। कन्वेक्स मिरर कहाँ यूज होता है कमेंट्स में जरूर बताइए। तो कन्वेक्स मिरर होता है जो हम पीछे की ओर देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसको कहते हैं रियर व्यू मिरर। हमारे जो वाहनों में हम पीछे की ओर देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं वही हमारा कन्वेक्स मिरर है, इसको कहते हैं रियर व्यू मिरर। रियर व्यू मिरर, ये क्या है? रियर व्यू मिरर है, रियर व्यू मिरर है। रियर व्यू मिरर पीछे की ओर देखने के लिए किस दर्पण का इस्तेमाल होता है? तो उत्तल दर्पण का, जिसे हम कन्वेक्स मिरर कहते हैं। और इसमें कैसा दिखाई देता है? क्वेश्चन नंबर 513 का आंसर बन जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, काल्पनिक। काल्पनिक मतलब वर्चुअल दिखाई देता है, आभासी दिखाई देता है, और इसके साथ सीधा बनता है, हमेशा याद रखिए, यानी कि इरेक्ट बनता है। वर्चुअल एंड इरेक्ट याद कर लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसका उल्टा दर्पण यानी कि कनकेव मिरर की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 514 में पूछा गया कनकेव मिरर कहाँ इस्तेमाल होता है? तो ये इस्तेमाल किया जाता है शेविंग के लिए। शेविंग मिरर है कनकेव मिरर, तो यहाँ पे आ जाएगा अवतल दर्पण यानी कनकेव मिरर, शेविंग मिरर है। अगला है 515, लेंस के बीच का बिंदु, मिडल जो पार्ट होता है लेंस का, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। या 515 का आंसर बन जाएगा ए, केंद्र। अच्छा, लेंस से अगर नियम पूछेंगे तो अपवर्तन के नियम कहलाएंगे। अपवर्तन क्या होता है? अपवर्तन होता है रिफ्रैक्शन, वो होता है रिफ्रैक्शन। अपवर्तन होता है रिफ्रैक्शन। अपवर्तन क्या होता है? रिफ्रैक्शन। शायद ये विजिबल नहीं है, मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट करता हूं, अब हमारा विजिबल हो जाएगा, देखिएगा। लेंस के बीच का बिंदु क्या कहलाता है? लेंस के बीच का बिंदु कहलाता है केंद्र। और लेंस का जो नियम है उसमें क्या आ जाएगा? अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन आ जाएगा। और क्या आ जाएगा? रिफ्रैक्शन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं सूर्य की ऊर्जा। सूर्य यानी सन की एनर्जी का स्रोत क्या है? तो सूरज में बच्चों लगातार कौन सी क्रिया होती रहती है? परमाणु संलयन होती रहती है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलते जाएंगे और हीलियम बनाते जाएंगे और साथ में निकलेगी बहुत सारी एनर्जी। और जहां पे दो चीजें मिलकर एक नई चीज का निर्माण करते हैं उसको संलयन कहते हैं। इंग्लिश में से कहा जाता है फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। तो सन की एनर्जी का सोर्स क्या है? ये क्वेश्चन था, तो आप कहेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन यानी परमाणु संलयन है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, सूरज में कौन सी गैस पाई जाती है? तो एक तो हाइड्रोजन होगी प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन और हीलियम पाई जाती है। ये लगभग 76% है और हीलियम कितनी है? 21%। सूरज में प्रमुख रूप से कौन सी दो गैसेज हैं? तो हाइड्रोजन और हीलियम हैं। सबसे ज्यादा कौन सी है? तो आप कह देंगे सबसे ज्यादा है हाइड्रोजन। 516 का हो जाएगा बी। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल का जो क्वेश्चन है उस पे हम चलेंगे। तो इसका अगर हम देखें कि गुरुत्वाकर्षण बल, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार रिपीट होता रहता है। गुरुत्वाकर्षण बल की बातें तो हमने बहुत सुनी है। तो किसने दिया था? ये दिया था हमारे न्यूटन जी ने भाई, है ना। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने। आइंस्टाइन ने सापेक्षता का नियम दिया था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, सापेक्षता, जो आपको इस फॉर्मूले से ज्यादा ध्यान आएगी। E बराबर है mc स्क्वायर। केपलर ने क्या दिए थे? लॉज ऑफ प्लैनेट्स दिए थे, ग्रहों के नियम दिए हैं। ग्रहों के नियम, ग्रह यानी के प्लैनेट्स कितने हैं? ये 3 हैं। और गैलीलियो से हम याद रख लेंगे हमारा टेलीस्कोप। तो गुरुत्वाकर्षण होता है जो ग्रेविटेशनल
गुरुत्वाकर्षण होता है ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन फोर्स किसने बताया था? न्यूटन ने बताया था। ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में न्यूटन ने बताया था, जिसका फॉर्मूला था F इजिकल टू m, पहले एक बार g लिख देते हैं, G m में r स्क्वेयर। तो यानी अगर त्रिज्या को दुगना कर दिया तो बल 1/4 हो जाता था। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आते हैं, याद रखना। r को अगर हम डबल कर देंगे तो फोर्स 1/4 हो जाएगा। द्रव्यमान का मात्रक क्या है? द्रव्यमान किस में मापा जाता है? द्रव्यमान होता है मास, द्रव्यमान होता है मास, और इसको मापा जाता है केजी में, किलोग्राम में। अगला है घनत्व। घनत्व यानी डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला तो आप सबको याद है। घनत्व का फॉर्मूला मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम होता है। तो बच्चों इसको सूत्र क्या बन जाएगा? इसका सिंबल अगर हम पढ़ेंगे तो m/v बन जाएगा। अगर आपसे इसकी यूनिट पूछ ले तो मास को केजी में मेजर किया जाता है और वॉल्यूम को किस में मेजर किया जाता है? मीटर क्यूब में। तो केजी पर मीटर क्यूब इसकी यूनिट बन जाएगी। घनत्व का सूत्र बन जाएगा 5/9 का बन जाएगा प्यारे बच्चों ए मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दाब का मात्रक क्या है? दाब का मात्रक, तो दाब क्या होता है? दाब होता है प्रेशर। तो प्रेशर को किस में मापा जाता है? प्रेशर को मापा जाता है पास्कल में। प्रेशर को मापा जाता है पास्कल में। ये पास्कल का नियम भी पूछ लेते हैं कि पास्कल का नियम किससे संबंधित है? तो दाब से संबंधित है। जूल न्यूटन वोल्ट की दोहराई करते हैं एक बार। जूल कार्य और ऊर्जा का हो गया यानी वर्क एंड एनर्जी का, न्यूटन फोर्स यानी बल का हो गया, और वोल्ट हो गया शक्ति का। अगला क्वेश्चन है 5 to 1 पानी का क्वाथनांक। क्वाथनांक मतलब बच्चों बॉइलिंग पॉइंट। पानी का क्वाथनांक मतलब पानी का बॉइलिंग पॉइंट हमसे पूछा गया, जो हम सबको पता है कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री यानी 100 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, अगर 100 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलते हैं तो कितना आ जाता है? 212 फ़ारेनहाइट। केल्विन में कितना आ जाता है? 373 केल्विन। तीनों को याद कर लीजिए, पेपर में जरूर आ जाता है फ़ारेनहाइट या केल्विन में परिवर्तित करना। तो फ़ारेनहाइट और केल्विन वाला जो हमारा सूत्र है वो भी मैं लिख दे रहा हूँ। 9/5 C मतलब सेल्सियस, प्लस 32 कर दीजिए तो आपका फ़ारेनहाइट आ जाएगा। मैं इसको अलग से बॉक्स में डाल रहा हूँ ताकि आपके याद रह जाए। 9/5 C प्लस 32 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सूत्र है, जिससे आप किसी का भी सेल्सियस बताओ तो फ़ारेनहाइट निकाल सकते हो, फ़ारेनहाइट बताओ तो सेल्सियस निकाल सकते हो। देखिए, मेहनत बहुत करनी है प्यारे बच्चों। अगर आप अच्छे से मेहनत करते रहे, सही दिशा में बढ़ते रहे, अपने डिस्ट्रैक्शन से दूर रहे, बस इतना भी अगर आपने कर लिया और लगातार पढ़ते रहे तो आपका एग्जाम निकल जाएगा, आपका आर्मी का सपना पूरा हो जाएगा। और बस डिस्ट्रैक्ट मत होइए। 1 महीने का लगभग हम समय मान लेते हैं अब हमारा बचा हुआ है। जल्द से जल्द मैं मैथ के 1000 क्वेश्चन आपको दूंगा। उसके बाद मैं टॉपिक वाइज आपको बहुत सारे PDF देने वाला हूँ। बस आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और बच्चे भी इसका लाभ उठा पाएं। अगला क्वेश्चन है बर्फ का गलनांक। गलनांक होता है मेल्टिंग पॉइंट। बर्फ यानी कि पानी जो है ठोस होकर बर्फ बन चुका है, सोलिडिफाई हो चुका है, तो वो बन जाता है 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारे लास्ट 3 क्वेश्चन सब बच गए हैं। ऊष्मा का मात्रक क्या है? तापमान का सही मात्रक क्या है? और ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है? ध्वनि तरंग जो है वो किस प्रकार की तरंग है? ये हमारे क्वेश्चन बच गए हैं। ऊष्मा का SI मात्रक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ऊष्मा का SI मात्रक क्या है प्यारे बच्चों? ऊष्मा यानी हीट एनर्जी। हीट एनर्जी को मेजर किस में किया जाता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग एनर्जीज को हम जूल में मेजर करते हैं। CGS अगर इसका मात्रक अगर आपसे पूछ लिया कि भाई इसकी CGS यूनिट क्या है, तो आप कहेंगे कैलोरी। ऊष्मा क्या होती है? हीट एनर्जी होती है प्यारे बच्चों। कहीं आप कंफ्यूज हैं क्या चीज आएगी? ऊष्मा है हीट एनर्जी, और इसकी CGS जो इकाई होती है वो है कैलोरी। अगला है तापमान। तापमान क्या होता है? तापमान होता है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को किस में मेजर किया जाता है? सेल्सियस में भी, केल्विन में भी, फ़ारेनहाइट में भी। अब क्वेश्चन है इसकी SI, तो इसका आंसर आप टिक करके आएंगे केल्विन। 524 बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन आपको आंसर समझ में आ गया। इसका आंसर है केल्विन। और आखिरी क्वेश्चन ध्वनि तरंग यानी कि साउंड जो है वो किस प्रकार की तरंग है? ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो ध्वनि जो है प्यारे बच्चों वो किस प्रकार की तरंग है?
अच्छा, पहले तो तरंग को इंग्लिश में क्या कहेंगे? तरंग होती है वेव्स। तो ये है अनुधैर्य। कैसी तरंगे हैं? अनुधैर्य। अनुधैर्य तरंगे मतलब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल, जैसे कंपन करती हुई जो चीजें चलती हैं, एक टकराई, दूसरी टकराई, तीसरी टकराई। जैसे मान लीजिए बहुत सारी साइकिलें खड़ी हैं, आप एक साइकिल को गिराते हैं तो आगे वाली साइकिलें भी गिरती जाती हैं, उस प्रकार से इनको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, अनुधैर्य तरंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। तो इसका आंसर बन जाएगा 525 का आंसर बन जाएगा ए। हाँ, अगर आपसे पूछ लिया कि मान लीजिए कि लाइट वेव्स कैसी होती हैं, तो ट्रांसवर्स होती हैं। यहाँ पे अगर हम लिखें तो मैं यहाँ नोट भी कर देता हूँ। यहाँ पर अगर मैं नोट कर दूं तो अनुप्रस्थ तरंगे जो हैं वो हमारी बन जाएंगी प्रकाश, यानी कि लाइट की। प्रकाश क्या होता है? लाइट होता है। और अनुप्रस्थ को क्या इंग्लिश में क्या कहेंगे? ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स। तो उम्मीद करता हूँ इससे आपकी लाइफ में और वैल्यू ऐड हुई होगी। आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक होने में मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ। अगर आपको किसी भी चीज़ की फर्दर रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। व्हाट्सएप चैनल आप लोगों को पता ही है। तो इसी के साथ अगली वीडियो की तैयारी में जुट जाते हैं। जल्द से जल्द आपकी एक बड़ी वीडियो फिर से आएगी आप लोगों की। पूरी उम्मीद है मैं कल ही इस वीडियो को एक वीडियो और आप लोगों के लिए बना के देता हूँ। तो थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। आप ज़्यादा से ज़्यादा और बच्चों को और स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स को कहिए कि वो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हमारी कम्युनिटी बढ़ पाए। थैंक यू एवरीवन।